हेलो एवरीवन। तो ये बीएनएस का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की प्लेलिस्ट देख लेना। उसमें आपको पुराने लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज अपन रियल मायने में शुरू करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता। अभी एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023। ठीक है। अभी आपको पता 45 क्या होता है? बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं। चलो ये मुझे आप कमेंट में बता देना। मैं भी देखता हूँ कितने इंटेलेक्चुअल लोग मेरे वीडियो देखते हैं। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 25 दिसंबर को प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल गई थी। अभी इसकी एनफोर्समेंट कब से होगा इसकी डेट नहीं आई है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव ये पूछ लेते हैं। ये प्री का क्वेश्चन है, मेंस का नहीं। ये प्री का क्वेश्चन है। ठीक है। और जो एलएलबी स्टूडेंट्स कॉलेज एग्जामिनेशन के लिए देख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चिंता मत करो। अभी सिर्फ इसका दो ऑब्जेक्टिव है, तीन तीन मान लो। एक क्या? एक तो कंसोलिडेट करना, एक अमेंड करना, और एक जो भी मैटर्स इससे कनेक्टेड और इंसिडेंटल है। ये तीन चीजें, इसको मैं अंडरलाइन करना भूल गया। ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ। तो ये तीन चीजों के लिए ये है। ये तीन कंसोलिडेट मतलब जानते हो आप क्या है? कंसोलिडेट करना होता है इकट्ठा करना एक जगह पर। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है इकट्ठे करने सारे जो मैटर्स है रिलेटेड टू ऑफेंस, अमेंड करना बदलाव करना। ठीक है। और जो मैटर्स कनेक्टेड है उससे रिलेटेड। तो ये तीन तीन इसके ऑब्जेक्टिव है। कभी भी आए ना कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीएनएस, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बीएनएस इज तीन चीजें आप लिखना पॉइंट में। दो, ये तीन चीजें। ठीक है। कोई आपके नंबर नहीं काट सकता। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 1, प्रिलिमिनरी। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एप्लीकेशन। इसमें कुछ ऐसा समझाने का होता नहीं। दिस एक्ट इज कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता from the such date enforced by the central government by official notification। और ये चाहे तो डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट प्रोविजंस भी लागू कर सकता है। तो मुझे लग रहा है ये गवर्नमेंट इस बार यही करने वाली है। इसका अभी तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 21 जनवरी 2024 को। अभी तक ये हुआ नहीं है, अभी तक आया नहीं है। प्रेसिडेंट से पास हो चुका है। तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट यही करने वाली है। डिफरेंट प्रोविजंस डिफरेंट डेट को लागू हो सकते हैं। ठीक है। तो चलो अब देखते हैं मेन चीज। अब आओ सेक्शन नंबर, ये एक्ट में ही 3 में आ जाओ। ठीक है। ये कह रहा है एवरी पर्सन, इन सब का जो मैंने अंडरलाइन कर सका है ना, एवरी पर्सन, एनी सिटीजन, एनी पर्सन सिटीजन, इन सब चीजों का ध्यान रखना। ये प्री के सवाल होते हैं। अब ये पर्सन आप हवा में नहीं, इसको आप पढ़ना। ये डेफिनेशन में दे रखा पर्सन, कहाँ पे दे रखा है? आई गेस सेक्शन 2 में 26 में है ना पर्सन। तो पर्सन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसमें एवरी पर्सन मतलब इसमें कंपनी भी आ सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट भी आ सकता है। तो इसको आप डेफिनेशन से वहां से इसके डिराइव करना। यहाँ पे नहीं आंख बंद करके ऐसा पढ़ ले। जहां जो पढ़ने का नहीं होगा मैं आपको सीधा सीधा बोल दूंगा कि यार इसमें ज्यादा पढ़ने का नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज ऑब्जर्व करना। अब देखो ये सेक्शन 3 और 4, ये पुरानी जो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेरे पीछे आपको कुछ पटाखों की आवाज आए तो उसको इग्नोर करना प्लीज। क्या है ना कि आज 21 जनवरी है, कल 22 जनवरी है 2024। तो जिनको अभी जो प्रेजेंट डेट में वीडियो देखेंगे उनको पता है 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है। तो आज मेरे आसपास थोड़ा माहौल बन रखा है दिवाली टाइप का। तो अगर पीछे आपको पटाखों, मुझे नहीं पता माइक में अभी आ रही है नहीं, पर मुझे आ रही है, तो आप उसको अभी इग्नोर करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एवरी, ये मैंने आपको पर्सन का बताया। अब ये देखो ये जो है ना, ये सेक्शन 3, ये पुरानी आईपीसी में है। ये जो सेक्शन, ये जो है ना, ये पुरानी आईपीसी में सेक्शन 2 हुआ करता था। ये सेक्शन 3 हुआ करता था 4 वाला। ये वाला जो फिफ्थ पॉइंट है ये सेक्शन 4 हुआ करता था। ये देखो मैंने यहाँ लिख रखा है सेक्शन 2 आईपीसी, सेक्शन 3 आईपीसी, सेक्शन 4 आईपीसी। ठीक है। ये वाला जो सिक्स्थ वाला, ये सेक्शन 6 आईपीसी का सेक्शन 6 था। तो ये सब चीज ध्यान रखना। आप चाहो तो साइड में लिख लेना। जो अब नए सिरे से
बीएनएस जो आगे पढ़ेंगे आ जाने के बाद, तब उनको जरूरत नहीं है। बट हाँ, जो बच्चे पुराने से नए पे पढ़ रहे हैं, ओल्ड आईपीसी का ये अब बीएनएस पढ़ रहे हैं, तो उनको यार देखो, प्रॉब्लम ये नहीं नई चीज सीखना, प्रॉब्लम ये है कि जिसने पुरानी चीज पे मास्टर कर लिया ना, अब उसको नई चीज पे कैसे शिफ्ट हो। ठीक, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। तो भूलना भी एक बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। तो पुरानी चीज दिमाग से निकलती नहीं, नई चीज याद कैसे करें, ये प्रॉब्लम हो गई है बच्चों के साथ। खैर, आगे बढ़ते हैं। देखो, सेक्शन 2 कहता है, इसको देखो आप बांट लो, है ना। आप इसको बांटोगे ना, दो पार्ट में डाल बांट लेना। एक टेरिटोरियल, सबसे पहले आप एक काम करो, इसको ऐसे बांटो, ये है ना एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी। ठीक, इसको भी दो भागों में बांटना, टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ठीक है, इसको ऐसे बांट लेना। अब मैंने आपको बताया ना, ये देखो, तो टेरिटोरियल में तो आ जाएगा, टेरिटोरियल में आ जाएगा नीचे सेक्शन 2, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में आ जाएगा सेक्शन 3 और सेक्शन 4। ऐसे बनाना नोट्स, नहीं तो आप ऐसे नहीं चाहते तो फिर आप इसको ऐसे बनाओ, लाइबिलिटी के बेसिस पर। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 3 और 4, एप्लीकेशन सेक्शन 5, नॉन एप्लीकेशन सेक्शन 6। पर मेरे हिसाब से जो पुराना वाला है ना, वो बेटर है, तो आप उसको ऐसे बांटना। अब देखो क्यों, टेरिटोरियल, ये इंडिया में देखो, एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता नॉट अदरवाइज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ही शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस इन इंडिया। मतलब कोई भी बीएनएस के कोई भी प्रोविजंस के कॉन्ट्ररी में एक्ट करेगा, तो ही शैल बी गिल्टी ऑफ बीएनएस, ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। तो ये एक सिंपल सी भाषा में इसमें क्या पढ़ाऊं। ठीक, तो ये टेरिटोरियल के अंदर, अब देखो ये कह रहा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ये इंडिया के बाहर की बात कर रहा है। एनी पर्सन liable for the timing in force in India to be tried for offense committed beyond India shall be according to the provisions। मतलब ये कह रहा है कि मान लो किसी बंदे ने, मान लो किसी, मान लेते एक्स बंदे ने कोई इंडिया के बाहर, मान लो कोई भी वाई कंट्री में, ठीक, कोई ऐसा ऑफेंस किया, कोई भी ऑफेंस किया जो इंडिया में भी पनिशेबल है, तो उसको इंडिया में जब भी किए आएगा, उस पर अगर प्रोसिक्यूट हुआ वो, तो उसको बीएनएस के, जो उसने बाहर क्राइम किया ना, तो बीएनएस में वो क्या अपराध बनता है, उसको इंडिया में पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू बीएनएस, जो भी ऑफेंस बनता है। अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, जैसे सपोज करो किसी ने फॉरेन लैंड पे, इंडिया के बाहर मतलब, कॉन्स्पिरेसी कर दी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेज वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बीएनएस में कौन सा प्रोविजन है, सेक्शन 148, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, अब मान लो उसने वहां कर दिया, अब वो अब वो फॉरेन लैंड कोई भी कंट्री, उनके हिसाब से जो भी प्रोविजन हो सकता है, उनका जो भी एक्ट चल रहा है। ठीक, अगर वो इंडिया में आया ना, तो इंडिया के हिसाब से वो कौन सी डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, सेक्शन 148। तो उसको इंडिया में जब भी आएगा तो सेक्शन 148 के लिए प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा सेक्शन 4 का ये है। आई आई होप ये थोड़ा आ गया होगा आपको। अब देखो सेक्शन 5, ये ध्यान रखना, एनी सिटीजन, एनी पर्सन इन एनी प्लेस, ये देखो ये कह रहा सिटीजन, याद रखना। द प्रोविजंस ऑफ संहिता शैल आल्सो अप्लाई टू ऑफेंस कमिटेड बाय, कोई भी सिटीजन कहीं पर भी जाके कर ले इंडिया के बाहर, ठीक है, तो उस पे कोई, तो उसको बीएनएस की तरह किया जा सकता है। एनी पर्सन शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर, मान लो शिप और कोई भी शिप है, या शिप थोड़ा गलत हो गया, अब मैं शिप
यही बना देता हूँ जो बचपन में बनाया करते थे। कोई भी शिप है, ठीक है। अब ये रजिस्टर्ड कहाँ है? इंडिया में, ठीक है। अभी कहीं पर भी चला जाए और इस पे सिटीजन नहीं, कोई मान लो यार कोई यूरोप का आदमी भी बैठा है, उसने भी अगर इस पे क्राइम किया ना, कोई भी ऑफेंस किया, तो उस पे बीएनएस लागू होगा। और कोई भी टारगेट कर रहा है कंप्यूटर रिसोर्स जो इंडिया में, जिसका सर्वर है, जिसका लोकेटेड है, बाहर से कोई मान लो हैकिंग वैकिंग करते हैं ना यार ये लोग, कहीं कहीं आपने देखा होगा, वो कोई भी मान लो इंडिया में जिसका वो है लोकेटेड रिसोर्स, तो वो उस पर बीएनएस लागू होगा, ये याद रखना। अब देखो नॉन एप्लीकेबिलिटी, तो मैंने आपको बताया था ना, वैसे डिवाइड कर लेना, एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी में सेक्शन कौन सा हो गया अपना? हाँ ये देखो, टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ठीक, जो मैंने पहले बताया था। इसमें आ जाएंगे 3 4, इसमें आ जाएंगे 5, और इसमें आ जाएगा 6। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी, नथिंग इन दिस शेल अफेक्ट एनी ऑफ द पनिशिंग म्यूटिनी डेजर्शन। बस कुछ नहीं, आपको ये करना है क्या, ये कह रहा सिक्स्थ जो कह रहा है कि ये बीएनएस लागू नहीं होगा किन पे? म्यूटिनी, डेजर्शन, कोई भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ है। स्पेशल और लोकल लॉ पे तो वैसे भी जनरल लॉ लागू नहीं होता ना, ये जनरल है। स्पेशल और लोकल, आई होप आप स्पेशल और लोकल लॉ जानते होंगे, अभी आपको डेफिनेशंस में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, आई होप इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक। वैसे इसमें कुछ समझने वाली बात थी नहीं। अब देखो, आ जाते हैं ओपन डेफिनेशंस में, इनके नोट्स बना लेना, ठीक है। नहीं हो तो ये लो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, और ये थोड़ी ये चीजें देख लेना, ये आईपीसी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो टोटल इसमें कितनी डेफिनेशंस है। पहले ये पूरा चैप्टर हुआ करता था आईपीसी में, कितने हैं टोटल? टोटल टोटल, अच्छा ये तो सेक्शन 3 आ गया, टोटल 39 है, टोटल 39 है। अच्छा किया इन्होंने, इन्होंने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 थोड़ा सा मिला दिया, और यहाँ डेफिनेशंस में ही लिख दिया पुराना आईपीसी का। अब देखो एक्ट का मतलब क्या। अब देखो मैं इसमें ना आपको हर डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा यार, ये तो बच्चों वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ाने लायक है ही नहीं, क्या दिमाग लगाएं यार। देखो इसमें कुछ तो चीजें सीधी सीधी रट लो, झूठ नहीं बोलूंगा, जहां रटना है वहां रटना है, रटना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। मतलब समझ के रटना कि भाई ये कहना क्या चाहता है, और उसको याद कर लो। ऐसे नहीं जहाँ वाई लिखा है और एक्स लिखा है उसका मतलब जाना नहीं और बस शुरू हो गया, वो भी काम का नहीं है। मैं बता देता हूँ, कोई इसके क्लिप काट करके चला दे यार कि यार देखो इन्होंने तो क्या रखा है, रट लो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। समझ के फिर रटना पड़ेगा। रटना इन द सेंस बार 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 बार, कम से कम आपको अगर जुडिशियल सर्विसेज क्लियर करनी है ना, एलएलबी वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो तो यार जाएंगे अगले दिन पेपर में लिख करके, एक पेज भरा, उनको बस पासिंग नंबर्स मिले, हो गया। जुडिशियल सर्विसेज वाले को अगर आपको क्लियर करना है ना इंटरव्यू पूरा, तो आपको ये कम से कम, आपको कम से कम बता रहा हूँ 8 से 10 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे मेरे साथ वाले, जिन्होंने एक एक बैरक 50 50 बार पढ़ रखे हैं, उनको कुछ भी पूछ लो आज भी याद है। तो चलो, एक्ट डिनोट्स सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। कोई भी सीरीज ऑफ एक्ट है, कोई एक्स पर्सन है, पहले वो गया, उसने पॉइजन खरीदा, फिर उसने उसकी प्लानिंग की, ठीक है, फिर उसने पॉइजन फूड में मिला दिया, तो ये क्या है? सीरीज ऑफ एक्ट। तो ये कह रहा है कि यार एक्ट का मतलब है ना सीरीज एक्ट को आप एज ए सिंगल एक्ट पढ़ो, तो वो जो 3 चीजें थी ना उसकी तीनों एक्टिविटी, उसको सिंगल एक्ट पढ़ो। इसका कहने का मतलब ये है, सिंपल सा। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बींग्स। इसको ये एनिमल रणबीर कपूर वाला मत पढ़ लेना भाई, एनिमल अर्जन वेली वाला वो नहीं, ये बीएनएस वाला एनिमल है, ठीक। एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। चाइल्ड, ये देखो ये नई चीज आई है, ठीक है। 18 ईयर्स बिलो द एज ऑफ, ये देखो ये क्वेश्चन है ना, मैं आपको गारंटीड कह रहा हूं, ये जैसे ही आ जाएगी ना बीएनएस,
1 साल के अंदर अंदर कोई ना कोई जुडिशरी प्री के पेपर में या कोई 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 एपीओ जेएलओ कोई ना कोई पेपर में ये जरूर आएगा ये क्वेश्चन, चाइल्ड वाला। काउंटरफीट, अब देखो वहां तो मैंने काउंटरफीट, अब इसको रेफरेंस करने के लिए वहां तो मैंने रणवीर कपूर का मना कर दिया। यहाँ मैं एग्जांपल दूंगा, एक सीरीज है शाहिद कपूर की फर्जी, आई होप देखी होगी सबने, नहीं देखी होगी तो सुना तो हो गई। उसमें काउंटरफीट करता है ना, मतलब क्या करना है आपको, काउंटरफीट जो चीज है, मान लो कोई भी चीज है, मान लो ये चीज है कोई, वैसा का वैसा सेम चीज बनाना। अब जरूरी नहीं है कि इसको कॉपी करते वक्त या बनाते वक्त एग्जैक्ट इसकी सेम चीज बनी हो, बस इतना सफिशिएंट है कि लोग इसको देख करके मान ले कि यार ये तो इसके जैसा लग रहा है, इतना सफिशिएंट है काउंटरफीट के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन यही है जो मैंने आपको बता दिया, कॉज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, ठीक। A counterfeit who causes one thing to resemble another thing, intending by means resemblance, practice deception, knowing that deception will be practice। इजी सी डेफिनेशन है कुछ, मतलब ये तो आपको ऐसा कुछ समझने लायक है ही नहीं। मैंने जो आपको चीज थी वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बता दी है कि बस उसकी कॉपी है और दूसरा उस पर बस कंफ्यूज हो जाए, डिसेप्शन जरूरी नहीं वो डिसेप्शन हो, बस उस ऐसा हो कि यार ये इससे रिजेंबल मिल रहा है और दोनों सेम चीजें हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्लेन। इट इज नॉट काउंटरफीट, लिमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। A person cause another thing resemble another thing resemble such might be deceived thereby, बस इतना बहुत है कि वो उससे डिसीव हो जाए, ठीक है। It shall be presumed until contrary is proved। अब देखो कोर्ट, कोर्ट मीन्स अ जज हु इज empowered by the law to act judiciary alone or a body of judges empowered to judicially as a body। इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। एज सच इस डेफिनेशन में मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है एक्सप्लेन करने वाला। भाई सिंगल जज है तो एक्ट एज ए जुडिशरी अलोन, बॉडी ऑफ जजेस है बस चेंज हुआ है ग्रामेटिकली, एज अ बॉडी, बॉडी ऑफ जज एज अ बॉडी, जज एज अ जुडिशरी अलोन। डेथ, डेथ मीन्स ह्यूमन बीइंग, कोई एनिमल या फिर किसी और को नहीं। यहाँ पे ये वर्ड्स ध्यान रखना है यार, ये प्री में ना कभी कभी कंफ्यूज कर, अपन या कॉन्फिडेंस में चले तो जाते हैं कि सब कुछ आता है ये वो, फ्री प्री में ऐसे सवाल दे देते हैं, वहां पे एक नंबर कट गया। आजकल का आपको कंपटीशन पता ही है, एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक कीमत, एक नंबर तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है आजकल। अब देखो डिसऑनेस्टली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful लॉस, wrongful gain to one person और wrongful loss to another person। डिसऑनेस्टली ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा, सब एक साथ ही बता दूंगा। चलो डिसऑनेस्टली में क्या करते हो ना, आपका एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, किसी को आप एक रॉन्गफुल गेन कराना चाह रहे हो किसी एक पर्सन को, या आप किसी को रॉन्गफुल लॉस कराना चाह रहे हो अनदर पर्सन को, तो ये डिसऑनेस्टली कहलाता है। इसमें इंटेंशन ये वर्ड याद रखना। डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसपे आप, अब देखो हाँ ये तो है, अब ये वाली चीज है ना इंक्लूड हुई है ग्रीन वाली, तो इसको भी अब डेफिनेशन में पढ़ना। अब कोई भी सब्सटेंस पे यार आप कोई भी लेटर लिख दो, कोई भी फिगर लिख लो, मैंने एक ब्लैंक पेज लिया, उस पर मैंने यार एक क्या बनाऊं मैं, आप समझ लो, इस पर मैंने कुछ लिख दिया, ये डॉक्यूमेंट बन गया। कुछ भी ले लिया यार, कोई भी, मतलब वो कोई सब्सटेंस होना चाहिए जिसपे आप कोई भी लेटर फिगर मार्क्स कोई भी, और या एक से ज्यादा इनमें से यूज करके आप ये कर दो, वो बन जाएगा डॉक्यूमेंट। ये पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फ्रॉडुलेंटली ये पूछेंगे आपको, मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, ये क्लोज कर रहा है डेफिनेशन, ठीक। ये बट नॉट अदरवाइज ये भी याद रखना, मतलब ये कह रहा है ये टाइप्स ऑफ डेफिनेशन होती है ना, एक होती है इंक्लूसिव, आपने देखा होगा कि दिस मीन्स ये एंड इंक्लूड्स, अब इंक्लूड्स में वो दे देंगे अलग अलग इसमें ये भी आता है ये भी आता है। अब ये क्या होता है ना, ये बहुत रेयर पाई जाती है ऐसे डेफिनेशंस, जो है ना इस डेफिनेशंस को बहुत संक्षिप्त शॉर्ट करती है। ये सीधा कहता है भाई फ्रॉडुलेंटली का मतलब सिर्फ यही है, बट नॉट अदरवाइज, इसको और कुछ मत समझ लेना, बस इतना ही है।
तो इस टाइप की डेफिनेशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगी फ्रॉडुलेंटली टाइप की। ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसजेंडर। पहले जेंडर ही और शी था, अब इन्होंने कह दिया जेंडर का मतलब ट्रांसजेंडर भी आएंगे इसमें। अब ट्रांसजेंडर कहाँ से पढ़ना है आपको, मतलब तो ट्रांसजेंडर का आपको यहाँ से पढ़ना सेक्शन 2 ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट में। गुड फेथ, देखो ये गुड फेथ की डेफिनेशन में आप पढ़ो ना, इसको जरूर पढ़ना, क्योंकि थोड़ी सी डेफिनेशन है ना, मेरे ख्याल से उल्टी लिख दी है, ये जानबूझ करके इंटेंशनली ऐसे लिखी गई है, कुछ एक प्रॉपर वर्ड्स का यूज करके। नथिंग इन दिस सेक्शन बी डम टू बी नथिंग इन इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन बिलीव्ड विदाउट ड्यू, कोई भी ऐसी चीज जो विदाउट ड्यू केयर या अटेंशन के की गई हो। विदाउट, ये वर्ड याद रखना, विदाउट। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं पढ़ के आ रहा हूँ और समझ के आ रहा हूँ, ये ध्यान रखना। गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हार्बर मीन्स किसी को भी सप्लाई करना, शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनेशन, मीन्स ऑफ कन्वेयंस, असिस्ट करना किसी पर्सन को बाय एनी मीन्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हार्बर करना। हार्बरिंग से रिलेटेड आपको ऑफेंस मिलेंगे अंदर, किसी ऑफेंडर को हार्बर करना, ठीक है, कोई डेजर्टर को हार्बर करना, या आपको अंदर बीएनएस में जब डिटेल में पढ़ेंगे ना तब इससे रिलेटेड ऑफेंस आएंगे, ठीक है। अब इंजरी क्या होती है, इंजरी देखो कितने प्रकार की होती है, ये याद रखना, 4 टाइप्स की इंजरी होती है। कितनी? 4 टाइप्स। बॉडी की हो सकती है, माइंड की हो सकती है, रेप्यूटेशन की हो सकती है, इसके लिए क्या करते हैं अपन, डिफॉर्मेशन, इसके लिए, ठीक है, और प्रॉपर्टी की हो सकती है। तो बस इनका ही देखना, फिर ये इसके में ही चैप्टर ऑफेंस अगेंस्ट बॉडीज, ठीक है, ये माइंड, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ये डिफॉर्मेशन, ये प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आपको ये अंदर सब मिलेंगे बीएनएस में। ये मतलब इसी इसी से रिलेटेड चैप्टर बने हैं नए नए, आपको अंदर मिलेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। जो जो पढ़ चुके हैं एक बार बीएनएस और ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वो समझ रहे होंगे। ये मैंने जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए बोला। इलीगल और लीगली बाउंड टू डू, ये 2 डेफिनेशंस एक में ही है। अब देखो इलीगल क्या है, इलीगल देखो कुछ नहीं है, इलीगल वो चीज है, अपन एक वेन डायग्राम पढ़ा करते थे, जो साइंस के स्टूडेंट है या फिर जिन्होंने मैथ्स पढ़ी होगी वो समझ गए होंगे वेन डायग्राम क्या होता है। तो देखो ये क्या है, आप सीधे याद रखो, इलीगल मीन्स कॉप। कॉप का मतलब पता है ना आप लोगों को क्या होता है? कॉप मतलब पुलिस समझ लो, जिनको नहीं पता, या सीओपी जैसे कॉप 28, कॉप 15, जो वो मीटिंग होती नहीं है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सीओपी, वो याद रख लो। ये क्या है, देखो सी से ये कह रहा है, देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, ग्राउंड्स फॉर सिविल एक्शन, ये हो गया सी, ठीक है, ये हो गया सी। फिर हो गया ऑफेंस विच इज एन ऑफेंस, ये हो गया ओ। ये हो गया विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, पी। इलीगल का मतलब 3 चीजें आएगी, कॉप, इससे आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी, शॉर्ट में बता रहा हूँ। एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वॉट एवर इट इज इलीगल हिम टू डू ओमिट, ये उल्टा घुमाकर ये डेफिनेशन देखिए, मतलब इन्होंने कान तो पकड़ा है पर हाथ घुमा करके पकड़ा है दूसरी साइड से। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, ये डेफिनेशंस का है ना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो जज का मतलब, who is officially designated as a judge and includes a person who is empowered by the law to give any legal proceedings, civil, definitive। ये थोड़ी रटने टाइप की है यार, मतलब इसमें इसका कहने का मतलब कुछ नहीं है। हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, जो जिसको लॉ पावर देता है क्या, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स, और वो लीगल प्रोसीडिंग्स कैसी, सिविल या क्रिमिनल, क्या कि एक डेफिनेटिव जजमेंट दे दे, ठीक है, जिसको अगर अपन अपील नहीं करें तो वो डेफिनाइट हो जाए, और जिसको अपील करें और वो उसको कोई सम अदर अपीलेट अथॉरिटी कंफर्म कर दे तब वो डेफिनाइट हो जाए। मतलब सिंपल सी बात है एक तरीके से, समझ रहे हो ना। तो वो एक ये डेफिनेशन है, और ये बॉडी ऑफ पर्संस, जब एक से ज्यादा जज बैठते हैं तो वो बॉडी ऑफ पर्संस हो गया, विच इज एम्पावर्ड बाय द लॉ टू गिव जजमेंट। ये पढ़ लेना, ये प्री में कभी कभी सीधा इलस्ट्रेशन दे देते हैं, ठीक। लाइफ,
ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस कॉन्ट्ररी अपीयर्स, मतलब जब तक कुछ दूसरा नहीं कहता वहां पे उस प्रोविजन में हम तो यही चाह मानेंगे भाई जिंदगी किसकी, ह्यूमन बीइंग्स की, हमको और किसी की जिंदगी से मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इस बीएनएस में पढ़ेंगे। लोकल लॉ जो पर्टिकुलर एरिया में लगते हैं, स्पेशल लॉ कहाँ है, अच्छा नीचे आएगा। मैन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, मैन, ये यार ये सब है ना, इतनी डेफिनेशंस कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मंथ ईयर, ये देख लो मूवेबल प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, पहले पुरानी में क्या था ना, उन्होंने लिख रखा था कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी मतलब जिसको आप छू सको फील कर सको, अभी इन्होंने कर दिया एवरी डिस्क्रिप्शन मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको आप छू भी सको, और एवरी डिस्क्रिप्शन जिसको आप छू नहीं भी सकते, एक्सेप्ट लैंड, ठीक है साहब समझ गए, थिंग्स अटैच टू लैंड, अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड लैंड, मतलब समझ लो नॉट इंक्लूडेड लैंड हो गई, ये इंक्लूड नहीं होगी। इस पे मान लो एक कोई वॉल है, वो नहीं है, और इस वॉल पे मान लो यहाँ पे एक कुछ भी एक इसमें जो अटैच है कोई चीज वॉल में, तो ये तीनों चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। इसके डेफिनेशन का कहने का मतलब ये है। नंबर, in contrary affairs the word importing singular number include plural number and the words include plural number include singular number, singular includes plural, plural includes singular, मतलब गंगाधर शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। यार इसमें अब क्या, मतलब बहुत कुछ है ही नहीं इसमें समझाने का, मतलब कह रहा है सिंगुलर को प्लूरल के कंटेक्स्ट में, प्लूरल को सिंगुलर के कंटेक्स्ट में। ओथ, solemn affirmation substituted for an word, oath, declaration required by the law to be made before public servant, देखो इसको ऐसे पढ़ना, for an oath and any declaration or to used purpose proof whether in court or not, इसमें कुछ मतलब यार ये तो क्या समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इसमें कुछ समझाने लायक है ही नहीं। ऑफेंस इसको भी आपको खुद ही पढ़ना है, ये देख लेना, वर्ड ऑफेंस मीन्स अ थिंग पनिशेबल अंडर सेक्शन अंडर द संहिता और अंडर एनी अदर स्पेशल और लोकल लॉ भी इंक्लूड है इसमें, ये तो आपको खुद ही पढ़ना है यार। अब मेरे से आप पूछोगे कि एक एक ये चीज याद करें क्या, ये तो देखो मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि ये बड़ा मुश्किल होता है हर चीज याद करने के लिए। अभी आपकी इंटेलेक्ट एबिलिटी, आपकी स्मार्टनेस पे क्या चीज स्किप करनी है और क्या चीज पढ़नी है, ठीक है। ओमिशन डिनोट्स सीरीज ऑफ ओमिशंस एज अ सिंगल ओमिशन, सीरीज ऑफ ओमिशन, अगर आप ओमिशन मतलब ओमिट जो आप काम नहीं कर रहे हो, तो सीरीज ऑफ ओमिशन मीन्स सिंगल ओमिशन, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। पर्सन मैंने आपको पहले बता दिया, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ बॉडी, वेदर इनकॉर्पोरेशन और नॉट, पता है ना इनकॉर्पोरेशन और नॉट क्या होता है, कंपनीज एक्ट पढ़ा होगा अपन ने 2013, पहले 1956 का चलता था, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है रजिस्ट्रार से, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो कोई कोई कंपनी होती है जिनको ये सर्टिफिकेट नहीं भी मिला हो और वो अपना थोड़ा मोड़ा फंक्शंस प्रमोटर्स के साथ मिलकर के शुरू, मतलब प्रमोटर्स कर सकते हैं, तो बस ये वही है वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अभी तक वो चाहे उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला हो या नहीं मिला हो, वो पर्सन्स की डेफिनेशंस में आ जाएगी। कहने का मतलब ये है। पब्लिक इंक्लूड्स क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। अब देखो ये थोड़ी डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट, ये मजेदार है ना यार, पढ़ने का मजा इसको है। 228 में, ये पहले पुराने आईपीसी में सेक्शन आईपीसी में 21 हुआ करती थी, ये मैं आपको टाइम टाइम पे रेफरेंस दे देता हूँ। अब देखो इसको क्या करना है ना, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, आप क्या कर लेना, ऐसे इसको ब्रैकेट में डिवाइड कर लेना, ठीक। ये थोड़ा मैंने शॉर्ट शॉर्ट में लिख दिया है सब, आप इसको अच्छे से लिखना, बट मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ, आप समझ जाओगे कि ये चीज क्या है। क्या करना है इनको, 1 2 3 4 5 में ऐसे डिवाइड कर लेना। अब एक लिखना डिफेंस, आर्मी नेवी ऑफिसर में जो भी कमीशन्ड ऑफिसर है वो आ जाएंगे इसमें। जस्टिस, जस्टिस ऐसा एक बनाना, मतलब एक ये वो है क्या बोलते हैं,
एक वाइडर, मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ, मतलब एक वाइडर एक ये है, इससे रिलेटेड जितने भी सब इसके नीचे हैं। अब इसमें आ जाएगा जज, ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट, लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, पर्सन्स असिस्टिंग कोर्ट, पब्लिक सर्वेंट, आर्बिट्रेटर, जस्टिस से रिलेटेड जितने भी है वो उनको एक जगह लिख लो। अब क्रिमिनल देखो, ऑफिसर इन्वॉल्विंग इन द कन्फाइनिंग ऑफ अ पर्सन, वो बुक में हाँ डायरेक्ट में बड़ी दे रखी है, मैंने इसको शॉर्ट में कन्फाइनिंग ऑफिसर लिख दिया है। आप चाहो तो उसको जो भी बुक में दे रखा है उसमें से आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगे वो लिख सकते हो, मैंने बस याद रखने के लिए लिख दिया है। ठीक है। ऑफिसर जो प्रिवेंट ऑफेंस, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, बुक ये डायरेक्ट में डेफिनेशन में काफी बड़े दे रखे हैं ये, मैंने इनको शॉर्ट करके लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आपके ऊपर है, आप ऐसे लिख दो या फिर बुक से देख करके लिख लो। मतलब बस ऐसे ही 5 ब्रैकेट जरूर बना लेना, काम आसान हो जाता है। अब देखो सिविल काम कर रहे हैं जो, ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वे, कॉन्ट्रैक्ट, असेसमेंट, इन्वेस्टिगेट, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ अ गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, ये हो गया। फिर वही ऑफिसर सर्वे, प्रिपेयर डॉक्स, लेवाई टैक्स असेसमेंट, ये आ गया। एक एक जो इलेक्शन से रिलेटेड है, प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन, रिवाइज, रोल, कंडक्ट इलेक्शंस, तो मैंने इनको एक्चुअल में इस टाइप में कन्वर्ट कर लिया है, बुक में बड़ी बड़ी डेफिनेशन दे रखी है। और फिर एक आप इसको अदर लिख लेना या मिसलेनियस लिख लेना। ठीक। पेड और सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटी, जिनको कोई भी पे मिल रही है, सर्विस गवर्नमेंट पर पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको पे या सर्विस पर है गवर्नमेंट की, इन द सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी वाले भी हैं भाई इसमें, और गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस वाले भी। अब इनके एक्सप्लेनेशंस हैं, ये पढ़ लेना आप। है सच इसमें कुछ पढ़ाने वाली चीज़ है नहीं, ये नई चीज़ ऐड हुई है, जो जो ग्रीन दिख रहा है आपको ऐड हुई है अभी, पुरानी चीज़ पुराने में नहीं थी ये, इस पे ध्यान रखना। इन्होंने साफ साफ लिख दिया, म्युनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। रीजन टू बिलीव अ थिंग हैज अ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, रीजन टू बिलीव इक्वल टू सफिशिएंट cause to believe, reason to believe is sufficient cause to believe। ठीक है ही नहीं इसमें कुछ समझाने लायक, वो लोकल लॉ था, ये स्पेशल लॉ आ गया, जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, जो पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करे वो स्पेशल लॉ, जो एक पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई हो वो लोकल लॉ। खत्म, सिंपल। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक। अब देखो क्या होता है, पर्पस टू बी अ डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसमें कोई भी लाइट क्रिएट हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, एक्सटिंग्विश, रिलीज, वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेज, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी कागज जिसमें किसी बंदे को, किसी को राइट मिल रहा है, जैसे मैं चेक दे देता हूँ, मैंने किसी को, किसी से उधार ले रखे, मैंने उसको चेक दिया, तो क्या किया मैंने, लीगल राइट क्रिएट कर दिया उस पे, वो मेरे को जाके चेक लगा सकता है, नहीं देने पे मैं लाइबिलिटी में आ जाऊंगा, और मैंने मेरे पे क्या किया, लाइबिलिटी ले ली। कोई भी चीज मैंने ट्रांसफर की, तो ये मैंने कोई भी चीज, मैंने मान लो कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, कोई डॉक्यूमेंट बना करके, तो मैंने ये ट्रांसफर कर दिया, ऐसे खत्म कर दिया। बस यही चीजें हैं, डराने के लिए ऐसे मोटे मोटे शब्द लिखे हैं, है ये आसान, ये देख लेना, एग्जाम्पल इसका क्लियर हो जाएगा। वैसल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लेना। वॉलेंट्री मतलब खुद किया, मतलब तो इसका सबको पता है, अभी ये बड़े बड़े शब्द लिख देते हैं यहाँ पर, जो प्री में पूछ लिए जाते हैं कि बताओ भाई, ये कोई भी छोटा चूट दे देंगे कि ये, सीधा पूछ लेंगे 233 में क्या है, सेक्शन 2, ये सब सेक्शन 33 में क्या है। अब बोलते रहो वॉलेंट्री की डेफिनेशन, ऐसा कुछ है नहीं, वॉलेंट्री की डेफिनेशन में ये पढ़ लोगे क्लियर हो जाएगा। विल मीन्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, इसको तो भाई ये तो इतने सारे पास्ट ईयर पेपर में है ना, यहाँ पे ये पूछते हैं विल इज अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, बोथ, नन, तो ये याद रखना, इज अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। वुमेन, ऊपर मैन आया था, तो भाई वुमेन कैसे पीछे रह सकती है, तो वुमेन भी यहाँ पर है। ठीक है। फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, वहां पे मैन की डेफिनेशन थी। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, मीन्स ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखना, ये मतलब ये तीनों ही पढ़नी है आपको। मीन्स अ गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ अ प्रॉपर्टी विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड, मतलब जो पर्सन गेन कर रहा है ना वो उस प्रॉपर्टी का हकदार नहीं था,
पर वो उससे गेन कर रहा है। जस्ट इसकी अपोजिट डेफिनेशन यही है। जो नुकसान कर रहा है, जो प्रॉपर्टी जिसकी प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहा है वो लीगल एंटाइटल्ड है, लेकिन वो चीज उसको मिल नहीं रही, वो रॉन्गफुल लॉस हो रहा है उसको। बस इसी की एक्सटेंशन यही है, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। ये नई चीज ऐड हुई है, ये कह रहे हैं भैया हमसे अगर कुछ छूट गया हो या जो डेफिनेशन हम यहाँ डिफाइन करना भूल गए हैं, तो जो बीएनएस में ये भारतीय नागरिक बीएनएसएस में दे रखा है, वहां से आप उनका मीनिंग समझ सकते हो बस, या आईटी एक्ट से समझ सकते हो। जो यहाँ डिफाइन नहीं है वहां डिफाइन हो, आप वहां से समझ लेना। बस सिंपल सी चीज ये ऐड हुआ है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें कुछ ज्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं। ये पब्लिक सर्वेंट की बड़ी डेफिनेशन है, वो मैंने शॉर्ट कर दिया आपके लिए। बाकी तो आपको ही समझना है। इसमें डेफिनेशंस तो कहीं कहीं जाना कोचिंग में, वो कहेंगे पढ़ के आ जाना, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। कुछ हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। जनरल एक्सप्लेनेशंस अब ये पढ़ते हैं। Throughout the Samhita, every definition, every penal provisions, every illustration definitions understood contain entitled general exceptions. Throughout those exceptions, interval provisions, illustrations. इसका कह रहा है भाई, कोई भी definitions हो, illustration हो, कोई भी penal shall be understand subject to exceptions contained in the chapter general exceptions. ये कह रहा है कि आप कोई भी सेक्शन पढ़ते हो, illustration पढ़ते हो, ठीक है, या कोई भी प्रोविजो वगैरह पढ़ते हो, तो उसका जो एक ही जो चैप्टर है ना जनरल एक्सेप्शंस जो आता है, उसके नजर में पढ़ते आप रखोगे। अब आप कह रहे हो समझे नहीं, ये देख लेना भाई साहब, इससे आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखो मान लो अगर कहीं लिखा है कि भाई कोई जो चाइल्ड है 7 ईयर्स ऑफ एज कहीं क्राइम नहीं कर सकता, ठीक, बट द डेफिनेशन आर टू अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शंस प्रोवाइडेड नथिंग शैल बी एन ऑफेंस डन बाय अ चाइल्ड अंडर से। ये कह रहा है कि 7 साल से बच्चा ऑफेंस कर सकता है, और ये कह रहा है नहीं, जनरल एक्सेप्शंस में मना कर रखा है। तो आपको जनरल जो भी आप कुछ पढ़ो उसको जनरल एक्सेप्शंस में उसके एक्सेप्शन से उसके साथ में रख करके देख करके पढ़ो कि वहाँ पीछे कहीं चैप्टर में एक्सेप्शन क्या है उस इलस्ट्रेशंस के, उस प्रोविजंस के, ठीक है। अब देखते हैं आगे। एवरी एक्सप्रेशन एक्सप्लेन शैल बी यूज्ड इन एवरी पार्ट। जो आप पढ़ रहे हो कहीं पर भी कुछ दे रखा है, मान लो सेक्शन 2 में, अब सेम चीज मान लो उससे रिलेटेड कुछ आई सेक्शन 43 में, तो आप इसके मतलब ये दोनों सेम कंटेक्स्ट में ही होगी, कंफर्मिटी में होगी। आई मीन टू से प्रॉपर वर्ड इज कंफर्मिटी, ऑलराइट। तो आपको ये चीज देखना है, इन कंफर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी मैं थोड़ा सा गलत हो गया। ये कहने का मतलब एक्सप्लेन एनी पार्ट ऑफ इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द संहिता इन कंफर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। ये कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन कहीं दे रखा है, इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द, इन कंफर्मिटी विद दी। अब वो कहीं पर भी हो ना तो आपको कंफर्मिटी करना है उसके किसके, विद दी एक्सप्लेनेशन। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, समझने लायक कुछ है नहीं। थर्ड में व्हेन प्रॉपर्टी इज इन पर्सन स्पाउस, अच्छा ओके, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर किसी एक्स के पास प्रॉपर्टी है, तो अगर वो प्रॉपर्टी उसके स्पाउस के पास हो, उसके क्लर्क के पास हो, सर्वेंट के पास हो, तो ये मान लिया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी एक्स के पास ही थी। सिंपल सा, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ना, आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो 4, 5, 6, ये सब पुराने जो है ना उससे ले रखे हैं, आईपीसी से एग्जैक्ट डाल रखे हैं। सेक्शन 32 का 4, ये सेक्शन 32 वाला 4 है। ये देखो ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज का पूरा इंपॉर्टेंट है। ये है कॉमन इंटेंशन। ये देखो मैंने लिख रखा है इधर, ये कॉमन इंटेंशन है। कॉमन इंटेंशन आगे पढ़ाऊंगा तो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट,
दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत जरूरी है। 2 और मोर पर्सन्स, 5 और मोर पर्सन्स, वो खैर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप अभी ये समझ लो कि ये कॉमन इंटेंशन की बात करता है। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन वाले बात करता है ये। वहां पे अपन इसको डिटेल में एकदम पढ़ेंगे केस लॉस के साथ। अभी मैं पढ़ा दूंगा, कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। डन विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन सेवरल पर्सन ईच ऑफ सच पर्सन जॉइंस, ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना कॉमन इंटेंशन, तब उसके साथ में ये सब ले लूंगा। ये उससे लगभग जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं है जो कॉमन, या कॉमन इंटेंशन डन विद द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन, कुछ नहीं है, वर्ड्स का खेल है बस, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जब मैं कॉमन इंटेंशन पढ़ाऊंगा ना, तब ये इसके साथ में ले लूंगा मैं। ये पार्टली पार्टली ऑफेंस है। किसी, अब देखो ये कह रहा है कि ऑफेंस जरूरी नहीं है कि कोई पूरा एक्ट से ही बने या फिर कोई पूरा ओमिशन से ही बने, कुछ करने पे ही बने या फिर कुछ नहीं करने पे ही ऑफेंस बने। ये कह रहा है कि ऑफेंस बन सकता है कैसे, एक्ट भी हो उसमें प्लस ओमिशन भी हो, तो भी वो एक ऑफेंस बन सकता है। इसका कहने का मतलब ये है 7 का। ये देखो मैंने यहाँ शायद लिखा है, हाँ ये लिखा हुआ है देखो। अब आपको समझ नहीं आए तो ये पढ़ लेना, बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो क्या किया भाई, मर्डर किया। कैसे क्या किया, एक बार तो फूड नहीं दिया और एक बार मारा तो मर गया। तो यहाँ पे क्या किया, एक बार तो एक्ट किया और एक बार देखो ये एक्ट किया और ये ओमिशन किया, दोनों को मिलाकर के मर्डर ऑफेंस बन गया। बस सिंपल सा है ये, इसमें क्या बात है। ये देखो ये कह रहा है व्हेन एक्ट इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स whoever intentionally cooperates in the commission offense by doing any of those either singly or by person commits an offense। भाई कोई भी ऑफेंस है, कोई भी एक्ट है जिसमें उसने किसी ने किसी भी प्रकार का इंटेंशनली इंटेंशनली अगर किसी ने उसमें कॉपरेशन दिया है, कमीशन ऑफ ऑफेंस, चाहे उसमें कोई छोटा सा कार्य किया हो या बहुत बड़ा कार्य किया हो, उसने वो ऑफेंस किया है। कॉपरेशन में भी इंटेंशनली जरूरी है यहाँ पे, याद रखना। आगे एक दो प्रोविजन ऐसे आएंगे जहाँ ये बहुत यूज होगा, तो आपको ये इंटेंशनली वर्ड याद रखना। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये वाला, पढ़ना जरूर। अब ये एक लास्ट बच गया, ये सेक्शन 38। व्हेन एन ऑफेंस इज when several persons are engaged or concerned in commission of a criminal act they may be guilty of a different offense by means of that act। मतलब ये देखो ये कह रहा है कि कोई भी मान लो ऑफेंस है, उसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, इन्वॉल्व भी है, सब है। तो ये क्या सब सब मान लो ये सब है ना, क्या ये सेम चीज के लिए गिल्टी होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है। ये कह रहा है कि ए किसी और चीज के लिए हो सकता है, बी किसी और चीज के लिए भी हो सकता है, पॉसिबल है ये, डी किसी और चीज के लिए भी हो सकता है, ई किसी और चीज के लिए। मान लो ए और बी का ऑफेंस है भाई, किसने कि इन्होंने मर्डर कर दिया। ठीक, हो सकता है ए ने किया हो, बी ने उसको अबेट किया हो, इन दोनों की अलग अलग उसमें हो, अलग अलग एक्ट किए हो, मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, अलग अलग ऑफेंसेस के लिए हो सकता है। जरूरी नहीं है ना कि सारे जो भी एक क्राइम हो रहा है, कोई भी एक ऑफेंस हो रहा है, तो उसमें जितने भी पर्सन इन्वॉल्व है उनके अलग अलग, ये शायद हो सकता है इसको दूसरी सजा मिले, इसने कुछ और ऑफेंस किया हो, इसने कुछ और ऑफेंस किया हो, इसने कुछ और किया हो। तो जरूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत सारे सेवरल पर्सन कोई क्राइम ऑफेंस कमिट कर रहे हैं तो उन सब ने सेम ही ऑफेंस किया है, ऐसा नहीं है। तो ये चैप्टर 1 था, इसमें कुछ ऐसे ज्यादा कुछ समझाने लायक था नहीं। असली मजा तो तब आएगा जब अपन मर्डर, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तब। ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड पढ़ेंगे तब मजा आएगा असली। तो जितना दिमाग होता है ना यार, कि यार ब्रेन चर्निंग बोलते हैं जिसको, जितना ब्रेन आपका घूमेगा, जितना डीप में जाओगे। आप एक बात याद रखना, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो ना, अगर आप शुरू कर रहे हो, पहली बार पढ़ोगे, मैं गारंटी लेता हूँ आप भूल जाओगे 15-20 दिन बाद, एक मैक्सिमम 20 डेज। या फिर आपने मान लो बीएनएस पढ़ा,
फिर आप जैसे बीएनएसएस पे पहुंचोगे, ये बीएनएस आपका धुंधला धुंधला, कोहरा कोहरा, हर कहीं कोहरा कोहरा वैसा दिखाई देगा, हल्का हल्का याद रह जाएगा। अरे यार वो कुछ था तो, ऐसा था वैसा था। बट आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो आपको बस यही करना है कंटिन्यूअसली। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, चार बार पढ़ो, पाँच छः सात आठ, जितनी बार पढ़ सकते हो। एक समय ऐसा आएगा ना कि आपको याद हो जाएगा। जो नए नए जो जो भी मेरी ये पर्सनल टिप दे रहा हूँ, जो भी बच्चे नए नए शुरुआत कर रहे हैं जुडिशरी के लिए और ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि यार ये कौन है बच्चे, ये कौन है, ये लोग कहाँ से आते हैं जिनको क्वेश्चन खत्म नहीं होता टीचर का और उससे पहले वो आंसर दे देते हैं। तो वो बच्चे वही हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर बेरेक्ट कई बार याद पढ़ा है, बार बार पढ़ा है। कई बार, कभी पेन, आप उनकी बुक देखना, कभी पेन से हाईलाइटेड मिलेगा, कभी हाइलाइटर से चार कलर के हाइलाइटर डले होंगे उसमें, अलग अलग अंडरलाइन, कभी पेन, पेंसिल, ब्लैक पेन, सब दिखेगा। आपके कई कई आपको ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने जिनके बेरेक्ट इतनी अंडरलाइन हो गए ना कि उन पे अगर आप फूक मार देना तो वो फट सकते हैं, उनमें एक छेद हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पहली बार में घबराना नहीं, अपने को घबराना नहीं है, अपने को पढ़ते रहना है। बार 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 बार, एक समय आएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ तो था नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।